हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, जो आर्टिकल 360 के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ दिस इमरजेंसी के बारे में। और इसका पहला पॉइंट है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। यानी कि ये इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को कोई बड़ा खतरा हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें, ये डिसीजन बिना किसी बेसिस के नहीं होगा। प्रेसिडेंट तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन फाइनल एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। यानी कि 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने एक इम्पोर्टेंट चेंज किया। इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के डिसीजन को फाइनल और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया गया। मतलब कोई कोर्ट इसमें अब इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बारे में। तो दिस एक्ट रिमूव्ड अर्लियर प्रोविजन अलाउइंग जुडिशियल रिव्यू। यानी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एक और बड़ा बदलाव लेके आया। इसमें जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन वापस लाया गया, यानी अब कोर्ट्स प्रेसिडेंट के डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। यह अमेंडमेंट लोकतंत्र की सुरक्षा, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा और जुडिशियरी की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों, ये था फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन के बारे में। तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। तो देखिए दोस्तों, जब प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो ये तुरंत लागू हो जाती है। लेकिन ये इमरजेंसी तब तक वैलिड नहीं मानी जाती जब तक पार्लियामेंट उसे अप्रूव ना कर दे। लेकिन ये याद रखें, 2 महीने के अंदर अप्रूवल मिलनी चाहिए। मतलब प्रोक्लेमेशन के इशू होने के 60 दिन के अंदर दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेना कंपलसरी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इट सर्वाइव्स अंटिल 30 days आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन इफ राज्यसभा हैज अप्रूव्ड इट। तो देखिए, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू होने के बाद 2 महीने के अंदर इलेक्शन के वजह से लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती। इस इमरजेंसी को फिर भी कंटिन्यू करने का एक तरीका होता है। अगर राज्यसभा ने इसे अप्रूव कर दिया है तो प्रोक्लेमेशन तब तक वैलिड रहेगा जब तक नई लोकसभा वापस से ना आ जाए। और जब नई लोकसभा फॉर्म हो जाए तो उसके फर्स्ट सेशन के 30 दिन के अंदर इसे अप्रूव करना होगा। अगर ये अप्रूवल मिल गया तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी, वरना ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब सवाल आता है, एक बार अप्रूव होने के बाद ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने टाइम तक रहेगी। तो वंस अप्रूव्ड इट कंटिन्यूज इंडेफिनेटली अनलेस रिवोक्ड एंड नो मैक्सिमम ड्यूरेशन और नीड फॉर रिपीटेड अप्रूवल। यानी कि इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। एक बार अप्रूवल मिल गया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनेटली चल सकती है जब तक इसे रिवोक ना किया जाए। मतलब बार बार पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे नेशनल इमरजेंसी के केस में होती है। अगर इसकी रिवोकेशन की बात करें तो जिस तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उसी तरीके से रिवोक भी की जा सकती है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नॉर्मल हो गई है तो वो बिना पार्लियामेंट की परमिशन लिए इस इमरजेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल कैसे होता है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो क्या होता है, और एक बार अप्रूव होने के बाद ये कितने समय तक रहती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे।
तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो देखिए, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस टाइम पे सेंटर को फुल कंट्रोल मिल जाता है स्टेट्स के फाइनेंशियल मैटर्स पर। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है सेंटर गेन्स फुल कंट्रोल ओवर स्टेट्स फाइनेंशियल मैटर्स। यानी कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है तो स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस अब सेंटर के हाथ में चले जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स ऑन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, reduce salaries of government employees and judiciary and reserve money bills for consideration। यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है जो नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं होती। पहला पावर है प्रेसिडेंट स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि उन्हें अपने फाइनेंशियल मैटर्स कैसे हैंडल करने हैं। ये डायरेक्टिव्स फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, मतलब स्टेट्स कैसे अपनी इनकम और एक्सपेंसेज मैनेज करे इसका डिसीजन सेंटर करेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट एक और इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रिड्यूस करना। केवल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि सेंटर के एम्प्लॉयज और जुडिशियरी के जजेस की सैलरी भी कम की जा सकती है। ये स्टेप लिया जाता है ताकि देश की फाइनेंशियल कंडीशन कंट्रोल में आए। नेक्स्ट पावर है इस समय प्रेसिडेंट कैन रिजर्व मनी बिल्स फॉर हिज कंसिडरेशन। तो देखिए, नॉर्मली स्टेट असेंबलीज अपनी फाइनेंशियल बिल्स पास करती है, लेकिन इस इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट के मनी बिल को उनके कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाए। मतलब कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बिना सेंटर की अप्रूवल के नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म एंड डिफेंसेज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।